चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज बात कर रहे हैं अपन लोग किसके बारे में, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं। जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया है ना, फिर उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, फिर बोहर्स आए। मैंने बताया था ना, जो उसके चाचा की मामी के बेटे के बहन के भाई का लड़के का दोस्त था रदरफोर्ड के, वो कौन थे, बोहर थे। तो बोहर आए, बोले कि हम चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अब बोहर की सबसे खासियत क्या थी, सबसे बड़ी, इन्होंने जो अपना मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, वो वैलिड था किसके लिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो सबसे पहली बात तो क्या याद रखनी है, बोहर मॉडल इज वैलिड फॉर, बोहर मॉडल इज वैलिड only for सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बोहर का एटॉमिक मॉडल वैलिड था। जैसे बोलो कौन सी स्पीसीज में सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव, और लिथियम 2 पॉजिटिव, और बेरिलियम 3 पॉजिटिव एंड सो ऑन। यानी जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन, उनके लिए क्या वैलिड है, बोहर का मॉडल वैलिड है। अब फिर बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए अपने, पोस्टुलेट्स मतलब कुछ बातें कही, है ना। तो देखो बात कर रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली पोस्टुलेट क्या थी बोहर की, कि भैया जितने एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही एटम में प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब एटम को क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन बोहर से बहुत पहले ये बात कौन बोल चुके थे, जे थॉमसन। बोहर से बहुत पहले ये बात जे थॉमसन बोल चुके थे ना, तो उन्हीं की बात को इन्होंने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे। देखना यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रही, number of electrons is equals to number of protons, that is atom is electrically neutral। एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर दूसरा इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स या कांस्टेंट रेडियस, है ना, कॉल्ड ऑर्बिट। तो ये बात भी रियल में बोली किसने थी, रदरफोर्ड अंकल बोल के गए थे ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स रेडियस में, एक कांस्टेंट रेडियस में रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो इन्होंने वही बात बोली रदरफोर्ड वाली, है ना। देखो यहां लिखूं, यहां पे लाइट तो नहीं आ रही। तो सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड the nucleus in a fixed circular orbit, या ऐसे बोल दें, न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, या उसी को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, या उसी को बोला गया एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल का मतलब भी क्या है, ऑर्बिट ही है। बोलो पता पड़ी दो बात। अब देखो सुनो, यही बात तो रदरफोर्ड ने बोली थी, और जब यही बात रदरफोर्ड ने बोली थी तो कौन आए थे, मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने क्या बोला था कि भाई अगर एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कैसे कर सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है तो वो क्या करेगा, देखो यहां बनाए थे, ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो रही है, और टकरा गया न्यूक्लियस से, और एटम क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता।
तो जब इन्होंने ये बात बोली तो ये इंतजार कर रहे थे कि मैक्सवेल दोबारा भागे भागे आएगा और बोलेगा अरे बोहर चाचा तुमने कैसे बोल दिया, है ना। तो जब इन्होंने बोला तो फिर से मैक्सवेल भागे भागे आए कि हाँ बताओ कैसे। तो बोले हाँ अब बताऊंगा, है ना, तूने बड़ा रदरफोर्ड को परेशान किया, मैं बताता हूं कैसे। और देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि किसी भी एटम में जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस तो उसमें दो फोर्स लगती है। कैसे, देखो ये रहा एक एटम, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, क्या फिजिक्स में पढ़ा है कि एक पत्थर पे रस्सी बांध के ऐसे घुमा रहे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा एक फोर्स ना सूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स। तो अपोजिट में उसी को एक फोर्स और बैलेंस कर रहा होगा जो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो फिर से मैक्सवेल बोले कि अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स होता कौन सा फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज, न्यूक्लियस क्या है एक, और दो चार्जों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, यही क्या है, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फिर मैक्सवेल बोले अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है, वहां तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां कौन सा फोर्स है। तो इन्होंने बोला कि देखो भैया, जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो वहां पर सर्कुलर फोर्स लगता है। याद है mv²/r, याद आ रहा है फिजिक्स का। तो यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सर्कुलर फोर्स लग रहा है। और बोले कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है, बराबर होने की वजह से ना इलेक्ट्रॉन जा सकता और ना इलेक्ट्रॉन पास आ सकता, एक जगह पे फिक्स है। लेकिन उन्होंने बोला किसके बारे में, एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। क्या एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं। तो ये भी इनका ड्रॉबैक है कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी कहानी बता दी, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन भी लगेगा, शिल्डिंग इफेक्ट, बहुत सारे फैक्टर्स लगेंगे ना, नहीं पता पड़ेगा मॉडल ही गलत थे, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होगा हमेशा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सर्कुलर फोर्स। ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस आर, ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस आर। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है, आर, पता चल रहा है। अच्छा बताओ, यहां पर जो चार्ज है वो क्या होगा, प्रोटॉन होगा, बोलो हाँ या ना। अब अगर हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन कितना होगा, एक। हीलियम है तो प्रोटॉन दो, लिथियम है तो प्रोटॉन तीन, बेरिलियम है तो प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो प्रोटॉन 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 तो प्रोटॉन 3। समझ पा रहे हो, है। चलो देखो, इसका मतलब ये जो प्रोटॉन है ये हमें क्या पता कौन सा एटम है, तो हमने तो बोला कि भैया इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन थे क्योंकि Z इज द एटॉमिक नंबर। अच्छा प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के। तो इसका मतलब मैं प्रोटॉन की जगह ऐसे लिख दूं Z × E, समझ पा रहे हो। और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2/r²। सर्कुलर फोर्स किसके इक्वल होता है, mv²/r। K Q1 इस चार्ज कितना है, Z × E। Q2 चार्ज कितना है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, E/r² इक्वल्स टू mv²/r। दिख रहा है।
क्या मैं लिख सकता हूं के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर? बोलो दिख रहा है क्या? देखो हमारी एक रिलेशन बन गई। अब ये रिलेशन जो है ना, इससे फर्दर हमारे फॉर्मूले ड्राइव होंगे आगे, वो भी देखेंगे कैसे, लेकिन ड्राइव नहीं करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा, हम टाइम बचाएंगे, समय बहुत इंपॉर्टेंट है बचाना, है ना। बोलो यहां तक कोई डाउट है? क्या ये बात तुम्हें समझ आई? आनी चाहिए। जब मैक्सवेल को समझ आ गई तो तुम्हें भी आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं टकरा रहा न्यूक्लियस से। समझ पा रहे हो? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छापो, ताकि फिर फोर्थ पॉइंट पढ़े, है ना। छापो बेटा। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। इस वाले पॉइंट को ना आप लोग थर्ड पॉइंट लिख लेना, है ना। ये थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल है? सर्कुलर फोर्स के। इसलिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो टकरा नहीं रहा है किससे? न्यूक्लियस से। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है। फोर्थ देखो, थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं फोर्थ पॉइंट लिखता हूं, देन फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। फोर्थ पॉइंट हमारा बोल रहा है आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स। फोर्थ पॉइंट, आउट ऑफ इनफाइनाइट possible orbits, electron can only be present in those orbits in which its angular momentum is a multiple integral of h upon 2 pi. दिस इज द फोर्थ पॉइंट। देखो मतलब हो क्या रहा है, इस पॉइंट को समझो। बड़ी मजेदार चीज है कि बोर ने क्या बोला कि अगर आपका न्यूक्लियस है, देखो यहां पे लाइट तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। अगर आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस देखो, ये मैं बना रहा हूं ऑर्बिट्स, कोई बात नहीं, ये मैं बना रहा हूं ऑर्बिट्स। दिस इज n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज n इक्वल्स टू 2 सेकंड ऑर्बिट, दिस इज n इक्वल्स टू 3 थर्ड ऑर्बिट। बेटा यहाँ पे z क्या है ये देख लेना, z इज एटॉमिक नंबर। कहीं तुम लोग कंफ्यूज हो तो इसको लिख लेना। r तो पता ही है ना, डिस्टेंस है ना। k कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कितनी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू? 9 × 10 की पावर 9, है ना। ठीक है। और m मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e का मतलब क्या है? चार्ज, है ना। z e स्क्वायर है ना, e का मतलब चार्ज। ठीक है, कि मुझे लगा कि तुम गड़बड़ ना करो। देखो ऑर्बिट बने। अब बोर्स ने क्या बोला? बोर ने बोला कि देखो भैया, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे पाथ हैं किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे चांसेस है। मानो कि यहां पर ये न्यूक्लियस है, अब मेरी मर्जी में यहां पे घूमूं या इस जगह घूमूं, या इस जगह घूमूं या इस जगह। जैसे आप एक पार्क में गए घूमने, सर्कुलर पार्क था, तो आपकी मर्जी है ना कि आप पार्क के एकदम कोने कोने पे होके घूमो, या बीच में घूमो, या उस साइड घूमो, वो तो आपकी मर्जी है। तो उन्होंने बोला कि ऐसी मर्जी इलेक्ट्रॉन की है। और जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, तो वो हमेशा उस पाथ पे घूमेंगे जो मल्टीपल इंटीग्रल होगा h/2 पाई के, यानी उसकी वैल्यू h/2 पाई के हिसाब से आनी चाहिए। कैसे? अगर ये n है तो n इंटू h/2 पाई ये पाथ होना चाहिए, या फिर अगर ये 2 है तो 2 इंटू h/2 पाई होना चाहिए, या फिर ये 3 है तो 3 इंटू h/2 पाई होना चाहिए। क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो कौन सा मोमेंटम देखते हैं? एंगुलर मोमेंटम। और वो एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? h/2 पाई का इंटीग्रल होना चाहिए, यानी उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट जुड़ सकते हैं, लेकिन h/2 पाई फिक्स होना चाहिए। ऐसा इन्होंने बोला। लोगों ने बोला हाँ भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले यार ये तो नहीं पता क्यों कहा, बस कह दिया, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं थी। तो ये क्या बना इनका? ड्रॉबैक। अब जब ये नहीं बता पाए तो इसको प्रूफ करने कौन आएंगे? डी ब्रोगली आके बोलेंगे हम बताएंगे, है ना। तो इस बात को, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये इनका ड्रॉबैक है, जबकि थर्ड पॉइंट किसका ड्रॉबैक था? रदरफोर्ड का, जो इन्होंने एक्सप्लेन किया। और अब इनके ड्रॉबैक को कौन एक्सप्लेन करेगा आगे?
डी ब्रॉगली एक्सप्लेन करेंगे। बोलो क्लियर है। और इन्होंने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हो, एल से ना। अरे बोलो, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, एन टाइम्स होगा एच अपॉन 2 पाई के। एन टाइम्स होगा किसके, एच अपॉन 2 पाई के। बोलो पता चल रहा है। अच्छा एक बात और बताओ, क्या आपने फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ, एम वी और आर। एम वी इज लीनियर मोमेंटम और इनटू रेडियस कर देते हैं तो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं, एम वी आर इक्वल्स टू एन टाइम्स एच अपॉन 2 पाई। देखो एक फॉर्मूला और बन के रेडी। अब बोहर्स के ये दो फॉर्मूले थे, इन दो फॉर्मूले से ही बोहर्स ने बहुत सारे फॉर्मूले दिए, जैसे रेडियस का फॉर्मूला दिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया, एनर्जी का फॉर्मूला दिया, सिर्फ इन दो फॉर्मूले से ड्राइव करके। बोलो पता पड़ रहा है। अच्छा बताओ एम क्या है, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस, ये रहा ना, r इज रेडियस, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर शेल, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई तो सबको पता ही है, पाई तो पाई है 3.14। समझ पा रहे हो? तो बोलो ये बातें समझ आई। बोलो कोई डाउट है? चलो शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है इन्होंने, इन्होंने बोला कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, देखो यहां बताता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, इसको लिख के नहीं बता रहा, यहीं से समझा देता हूं। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी शेल है, अब मैं सर्कुलर बना देता हूं, ये आपकी शेल्स है, देखो दिख रहा है, ये आपकी शेल्स है। मानो यहां पे इलेक्ट्रॉन था, ये n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 2 और ये n इक्वल्स टू 3, यानी ये लोअर एनर्जी की शेल है और वो हाइयर एनर्जी की शेल है। ठीक है, तो ये n1 क्या है, लोअर एनर्जी शेल या ऑर्बिट, एक ही बात है, और n3 इज हाइयर एनर्जी ऑर्बिट। बोलो पता चला, समझ पा रहे हो? अब इन्होंने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी से हाइयर एनर्जी हो जाएगा तो यहां से यहां पहुंचने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि अपने आप खुद के पहुंच जाएगा, तुम एनर्जी दोगे इसको। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, यानी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी में आएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, बोलो समझ आया? तो ये बातें इन्होंने बताई, लेकिन इनका ड्रॉबैक भी क्या है, ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, इंप्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनर्जी निकल रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में निकल रही है, और अगर एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में निकल रही है तो कोई ना कोई स्पेक्ट्रम भी शो करेगी, कोई ना कोई। तो जब वो स्पेक्ट्रम शो हो रहा था तो इनसे बोला गया कि बताओ ये स्पेक्ट्रम क्यों शो हो रहा है, तो ये बोले कि यार ये नहीं बता सकता। तो एक ड्रॉबैक तो क्या था कि बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। दिस द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक क्या था, वो ये नहीं बता पाए कि एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व है, क्यों मल्टीपल इंटीग्रल है h अपॉन 2 पाई के। दो ड्रॉबैक हो गए। तीसरा ड्रॉबैक, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बोलो तीनों ड्रॉबैक पता चले बोहर के। किसी को यहां पे कोई भी डाउट नहीं है? फटाफट से इसको नोट करो, देन हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। करो जरा नोट। चलो देखो अब कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। ये जो दो मेन फॉर्मूले पढ़े हैं ना अपन ने, यहां से तो क्वेश्चन देखो, पहले वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आता जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, है ना। थर्ड पॉइंट,
फोर्थ वाला एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन आता है, वो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट का है। अभी आगे चल के एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का भी पढ़ेंगे, तो दोनों डिफरेंट है, वो मैं बताऊंगा, है ना। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं जहां से हमसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको फॉर्मूलों को लिखते हैं, है ना। वो इन दोनों फॉर्मूलों को मिला के ही ट्राई हुए, तो हम डेरिवेशंस नहीं कर रहे, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में अब नहीं है। तो उन फॉर्मूलों को लिखते हैं और फिर उनको याद करेंगे और उनसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले रिलेटेड टू बोहर्स मॉडल, फॉर्मूले रिलेटेड टू बोहर्स मॉडल, फॉर्मूले रिलेटेड टू बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला है रेडियस ऑफ nth बोहर्स ऑर्बिट, बोहर्स ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला होगा r इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। बेटा यूनिट याद रखना एंगस्ट्रॉम, क्या याद रखनी है, यूनिट, यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम। सेकेंड फॉर्मूला, देखो लाइट तो नहीं आ रही, आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, तो यहां लिख देते हैं, यहां सही है। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको एक रेडियस दिया है और दूसरा रेडियस पूछा है, तो क्या आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू z2 अपॉन z1। बोलो लिख सकते हो, पता चला ये कैसे है फॉर्मूला, पता चला किसी को। देखो दोनों रेडियस को 1 और 2 लेके सिंपल डिवाइड कर दिया, कर पाओगे डिवाइड। तो जब भी एक रेडियस दिया और दूसरा पूछा है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ। अगर एटम एक ही एटम है, सेम एटम है, तो z की वैल्यू सेम होगी और कट जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ शेल डिफरेंट होंगी, क्योंकि अगर नंबर ऑफ शेल डिफरेंट नहीं हुई तो रेडियस कैसे डिफरेंट होगा, समझ पा रहे हो। कि नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल है तो इतना रेडियस होगा, सेकंड है तो ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ शेल अगर डिफरेंट होंगी तभी तो रेडियस डिफरेंट होगा। तो इस तरह की रिलेशन हम बना सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है बना लोगे। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z अपॉन n, मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, यूनिट मत भूलना, अगर यूनिट भूल गए तो काम खराब हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बोलो पता चला सेकंड फॉर्मूला। अच्छा अगर इसकी रिलेशन बनाऊं तो क्या रिलेशन बनेगी, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू z1 अपॉन z2 एंड n2 अपॉन n1, बोलो यही बनेगी। थर्ड फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, T इक्वल्स टू 1.52 इंटू 10 की पावर -16 और n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। तो 1.5 इंटू 10 की पावर -16 इंटू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। बोलो बता दोगे, अगर इसकी रिलेशन बनाऊं तो क्या होगा, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू N1 का क्यूब अपॉन N2 का क्यूब और Z2 का स्क्वायर अपॉन Z1 का स्क्वायर। बोलो बना लोगे, पता चला, चलो शाबाश, आगे बढ़े। अब एक बार एनर्जी के बारे में भी बात कर लें। देखो एनर्जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब भी आप एनर्जी की बात करोगे बच्चों, देखो जब भी आप एनर्जी की बात करोगे, ये एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर आपने फोर्थ एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन की बात की कि इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z अपॉन एन, Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सिंपल सा फॉर्मूला, Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो पता चल रहा है? अच्छा एक बात बताओ, ये तो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर मुझे जूल में लिखना है तो क्या करूंगा? 1.6 इंटू 10 के -19 से मल्टीप्लाई, जरा करके देखें। 13.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18, 19 21 कैरी 2, 6 जा 6 7 8 1 6 3 और 1 6 और 1 7 8 3 11 और ये आ गया 2186, दो के बाद पॉइंट है 21.86 21.76। अच्छा अगर देखो ऐसे लिख दूं, E इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या था, 10 की -19 भी तो था। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 यानी 1 जूल में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10 के -19 जूल होते हैं ना। तो कायदे में तो मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 के -19 से किया ना, छापने की पूरी उम्र पड़ी है, न्यूमेरिकल होंगे नहीं फिर। तो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -19 आया, तो एक पॉइंट अगर इधर शिफ्ट हो गया तो कितना हो गया? -18। तो देखो 2.18 वैल्यू और 2.18 है ना, देखिए 10 की और 6 और ये -18 है। और अब क्या हो जाएगा? यूनिट जूल। तो एनर्जी का फॉर्मूला पता पड़ा जूल में बच्चों। अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछे जूल में, मैंने तो आपको दोनों में बता दिया। अब फॉर, इसको मिटाऊं, ये तो बस कैलकुलेशन थी, इसकी अपने को जरूरत नहीं है, ये तो अपने को पता है, पिछले लेक्चर में ही अपन ने पढ़ा था। यहीं पे बात कर रहा हूं, फॉर एनर्जी डिफरेंस। अगर हमसे एनर्जी डिफरेंस पूछ लिया तो क्या होगा? E इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर -1 अपॉन N2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। ठीक है, और अगर जूल में पूछा तो E इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 की और -18 इंटू Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर -1 अपॉन N2 का स्क्वायर। लेकिन ये किस में होगा? ये जूल में होगा। बोलो दो फॉर्मूले बने। अरे बोलो भाई। अब हमेशा क्या याद रखना है? ऑलवेज ऑलवेज N2 इज ग्रेटर देन N1। हमेशा N2 को किससे बड़ा रखना है? N1 से। यानी आपको बोला सेकंड शेल और थर्ड शेल, तो N2 कौन सी शेल होगी? थर्ड शेल होगी। बोलो समझ पा रहे हो? पक्का? एक बार इसको नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, है ना, तब मजा आएगा, है ना। करो जरा नोट। क्या कर लिया नोट? साढ़े कर लिया शिवी? चलो तो आगे बढ़ते हैं, आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। देखो बेटा सुनो, Z जो है वो हर जगह क्या है? एटॉमिक नंबर है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एंड व्हाट इज N? N इज बेटा नंबर ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट, ठीक है। तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, और N क्या है? नंबर ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट एक लास्ट चीज और जो मुझे बतानी रह गई है वो और मैं आपको बताता हूं, देन मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। देखो क्या बताना रह गया है? बताना रह गया है रिलेशन बिटवीन एनर्जी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, कॉमा काइनेटिक एनर्जी, यहां से क्वेश्चन आएगा, जिसको के ई से डिनोट करते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम पीई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको रिलेशन बतानी है
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहां से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो रहा है, वो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब एनर्जी तो निकालनी आती है, ये पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी निकालनी आती है। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो आपकी एनर्जी होती है ना, फर्स्ट पॉइंट, जो आपकी एनर्जी होती है ना, वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी अगर आपकी एनर्जी आई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपकी एनर्जी आई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता चल रहा है। दूसरी चीज, जो आपकी एनर्जी है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर दोगे तो आपकी एनर्जी आ जाएगी। यानी अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि आपकी एनर्जी जो है ना, वो है बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी है। तो बताओ आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और कितना आ जाएगा, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे क्यों, एनर्जी दी हुई है ना, अब पोटेंशियल एनर्जी पूछी है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई तो करोगे। समझ पा रहे हो, टू देखो एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सिर्फ 2 लिखवा रहा हूँ, तीसरी रिलेशन नहीं लिखवा रहा, तो तुम कंफ्यूज हो रहोगे नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 27.2 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो समझ आया। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, ये भूलना नहीं है। अब मैं लिख रहा हूं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक सेकंड बस, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो फॉर, देखना यहां पे लाइट तो नहीं आ रही, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ for second orbital of, for second orbit of helium positive ion and third orbit of beryllium 3 positive ion। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, करो जरा बेटा। चलो देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक बार मैं बताता हूं बच्चों, जब भी कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला सही से लिखो, ठीक है। कैसे, देखो सॉल्यूशन, आपको पूछा हुआ है रेडियस ऑफ हीलियम पॉजिटिव अपॉन रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव। तो फॉर्मूला सबको पता है, n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, यानी n1 इज n ऑफ हीलियम पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन n ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव का स्क्वायर। हम गलती यहीं पे करते हैं, अपॉन Z2 अपॉन Z1, मतलब Z ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन Z ऑफ हीलियम पॉजिटिव। दिख रहा है, बस वैल्यू सही से लिख के, अगर ऐसे लिख लिया ना, अब चीजें हो जाएंगी। कैसे, हीलियम के लिए n की वैल्यू कितनी दी है, कौन सा ऑर्बिट हीलियम के लिए, सेकंड, तो 2 का स्क्वायर। बेरिलियम के लिए कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड, तो 3 का स्क्वायर इनटू z, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम कितना होता है बेटा, 4। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम कितना होता है, 2। दिख रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 जा 4 इंटू 2, और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आया 8/9 इज द आंसर। बोलो था कितना आसान, टफ था क्या, हमें लग रहा था कि टफ है, लेकिन टफ नहीं है बहुत आसान है ना। एक क्वेश्चन और दूं, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। आपको बोला है, if velocity of an electron in first orbit, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है
if velocity of an electron in first orbit of hydrogen atom, if velocity of an electron in first orbit of hydrogen atom is v, कितनी है? v है वेलोसिटी, है ना? what will be the velocity of electron? what will be the velocity of electron in third orbit of lithium positive, in third orbit of lithium 2 पॉजिटिव. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, लगाओ जरा दिमाग. हो गया बेटा सबका? ललित, मनीष, हो गया? कितना है अभी? तो देखो बहुत आसान था, सबने कर ही लिया है. आपका फॉर्मूला क्या होता है? v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू z1 अपॉन z2 इंटू n2 अपॉन n1. देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, मुश्किल पता है क्या है? इनके फॉर्मूले याद रखना. समझ पा रहे हो? इनके फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, फिर तो बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से याद हो जाएंगे. ठीक है, जैसे मुझे हो गए. तो v1 इज v, v2 मुझे निकालना है. z1 इज एटॉमिक नंबर ऑफ वन मतलब हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1. z2 इज एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एलिमेंट लिथियम, कितना होता है? 3. n2 का मतलब कौन सा ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम. n1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट. 3 से 3 कट गया, तो v2 किसके इक्वल आया? v के इक्वल आया. ये था ना आसान. एक लास्ट क्वेश्चन और दूं, फिर कुछ एनर्जी के क्वेश्चंस भी कराने हैं मुझे तुम्हें, है ना? वो अगले लेक्चर में कर लेंगे या तो फिर, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस करने जरूरी है भाई. चलो एक क्वेश्चन देता हूं. मेरा क्वेश्चन है, इन एन एटम देखो चालू है. 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव around the nucleus in circular path या circular orbit of radius या radii r and 4r. ठीक है, the ratio of the time taken by them to complete one revolution is question mark. ये रहा आपका क्वेश्चन. लल्लू सा करो जरा. चलो देखो मैं बताता हूं आपको बेटा, बहुत अच्छा है जिसका आ गया, वेरी गुड. अब मैं बताता हूं, देखो ध्यान से. आपको निकालना है टाइम पीरियड. क्या निकालना है? टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, क्या होता है? T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू N1 का क्यूब अपॉन N2 का क्यूब इंटू Z2 का स्क्वायर अपॉन Z1 का स्क्वायर. अब क्या मुझे क्वेश्चन में कहीं पे भी देखो इन एन एटम बोला, यानी एक ही एटम के अंदर बात हो रही है. इसका मतलब Z की वैल्यू तो क्या हुई? Z तो सेम है, Z की वैल्यू तो सेम है. ये बात तो पता पड़ गई अपने को. अब उसके बाद उसने और क्या दिया है? उसने रेडियस दिया है. क्या यहाँ पे कहीं रेडियस चाहिए? यहाँ पे क्या चाहिए? n चाहिए, नंबर ऑफ शेल. क्या अगर मैं रेडियस का फॉर्मूले की बात करूं r1 अपॉन r2, तो क्या था? n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू z2 अपॉन z1. क्या z तो सेम है, तो z से z तो कट जाएगा. r1 अपॉन r2 कितना दिया हुआ है? इसकी वैल्यू दी हुई है r अपॉन 4r इक्वल्स टू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर. r से r कट गया, स्क्वायर इधर आया तो क्या हो गया? रूट हो गया. इसका मतलब n1 अपॉन n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 2 आ गई. पता पड़ रहा है? ये स्क्वायर था ना, यहाँ के रूट हो जाएगा, तो कितनी आ गई? 1 अपॉन 2. अब n1 n2 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे प्लेस कर दूं, तो T1 अपॉन T2
इक्वल्स टू n1 अपॉन n2, दोनों का क्या है क्यूब है, इनटू z तो सेम ही है, z तो सेम ही है यानी 1 है ना, z से z कट गया तो 1 का क्यूब तो 1 और 2 का क्यूब 8 इज द आंसर। बोलो था ना आसान। बस क्या किया, बीच में एक रेडियस को डाल दिया, ऐसी वेलोसिटी को डाल सकते हैं, पता चला। तो चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर एनर्जी वगैरह के क्वेश्चंस कल करेंगे, है ना। तो नोट कर लो एक बार।